नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। लोक लेखा समिति पीएसी और प्राक्कलन समिति ईसी के पुनर्गठन के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किए गए। आरबीआई ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA योजना की समीक्षा की। अंतरिक्ष में रूसी उपग्रह के कई टुकड़ों में खंडित होने से अंतरिक्ष के मलबे में वृद्धि हुई। FATF ने सिंगापुर में आयोजित अपने पूर्ण अधिवेशन में भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट MER को स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के जरिए पहली बार रूस से कोयले से लदी ट्रेनें भारत की ओर रवाना हुई। भारत में आयातित कोयले की हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। लोक लेखा समिति PAC और प्राक्कलन समिति EC के पुनर्गठन के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोक लेखा समिति PAC और प्राक्कलन समिति EC संसद की वित्तीय समितियां हैं। संसदीय समितियों के बारे में बात करें तो संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, तदर्थ समितियां और स्थायी समितियां। तदर्थ यानी एडहॉक समितियां, इनका गठन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। जब ये समितियां अपना सौंपा गया कार्य पूरा कर लेती है तो उन्हें भंग कर दिया जाता है। स्थायी यानी स्टैंडिंग समितियां, ये संसद की स्थायी और नियमित समितियां होती है। इनका समय समय पर गठन किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्तीय समितियां, विभाग संबंधी स्थायी समितियां तथा कुछ अन्य समितियां जैसे कि अधीनस्थ विधान पर समितियां आदि स्थायी समितियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं और संसदीय समितियों के महत्व के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कार्यपालिका पर संसद के प्रहरी के रूप में कार्य करती है। राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इसके अलावा विधेयक के पारित होने से पहले उसकी ठीक से जांच करने में मदद करती है। इसके साथ ही जटिल मुद्दों को समझने के लिए संसद को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करती है। संसदीय समितियों से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात करें तो प्रायः यह देखा गया है कि समितियों के पास बहुत कम विधेयकों को भेजा जाता है। समितियों की बैठकों में सांसदों की पर्याप्त उपस्थिति नहीं रहती है। इसके अलावा इन्हें पूर्णकालिक तकनीकी विशेषज्ञ समर्थन भी प्राप्त नहीं होता है। साथ ही इनकी बहुत कम बैठकें होती हैं आदि। अब चुनौतियों के बाद हम लोक लेखा समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका गठन पहली बार 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आलोक में किया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसके 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्य भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करना है। खबर के अंत में प्राक्कलन समिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे पहली बार 1950 में गठित किया गया था। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं। इसका कार्य प्रशासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना है। इस समिति द्वारा यह जांच की जाती है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से आवंटित किया गया है अथवा नहीं। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। आरबीआई ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस योजना की समीक्षा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की अर्थोपाय अग्रिम सीमा को मौजूदा 47,010 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60,118 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपनी राजकोषीय स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। साथ ही राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पास अर्थोपाय अग्रिम के अलावा ऋण प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय समायोजन साधन भी मौजूद हैं, जैसे विशेष आहरण सुविधा यानी स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी SDF और ओवरड्राफ्ट OD की सुविधा। ये साधन यानी इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत शासित होते हैं। चलिए इसी के साथ अर्थोपाय अग्रिम यानी WMA के बारे में जान लेते हैं। ये प्राप्तियों और व्यय में तात्कालिक अंतर को पूरा करने के लिए आरबीआई द्वारा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले अग्रिम यानी एडवांसेस हैं। इस सुविधा का लाभ केंद्र सरकार भी उठा सकती है।
इसके दो प्रकार हैं, सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और विशेष अर्थोपाय अग्रिम। विशेष अर्थोपाय अग्रिम को अब विशेष आहरण सुविधा यानी SDF के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश को विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्रदान किया जाता है। इसकी सीमा समाप्त होने के बाद उसे सामान्य अर्थोपाय अग्रिम मिलता है। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की ब्याज दर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की ब्याज दर से कम होती हैं, साथ ही ब्याज दरें रेपो दर से भी जुड़ी होती हैं। आगे बढ़ते हैं और विशेष आहरण सुविधा यानी SDF के बारे में जानते हैं। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड यानी CSF, गारंटी रिडेम्पशन फंड यानी GRF, ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स यानी ATB आदि को गिरवी रखकर राज्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि CSF और GRF कुछ राज्यों द्वारा RBI के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं। अंत में ओवरड्राफ्ट सुविधा के बारे में भी समझ लेते हैं। यह सुविधा तब प्रदान की जाती है जब किसी राज्य को दी गई वित्तीय सहायता उसकी विशेष आहरण सुविधा और अर्थोपाय अग्रिम सीमा से अधिक हो जाती है। आमतौर पर राज्य सरकारें या संघ शासित प्रदेश लगातार 14 दिनों तक ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि RBI द्वारा इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। अंतरिक्ष में रूसी उपग्रह के कई टुकड़ों में खंडित होने से अंतरिक्ष के मलबे में वृद्धि हुई। रूस का RESURS P1 अंतरिक्ष में निष्क्रिय अवस्था में था। यह हाल ही में अंतरिक्ष में कई टुकड़ों में टूट गया है, जिससे कक्षा में अंतरिक्ष मलबा बढ़ गया है। गौरतलब है कि RESURS P1 एक भूप्रेक्षण उपग्रह था। इसे जून 2013 में लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष मलबे या अंतरिक्ष कबाड़ के बारे में बात करें तो अंतरिक्ष मलबे को अंतरिक्ष कबाड़ भी कहा जाता है। इनमें प्रयुक्त रॉकेट के अलग अलग चरण, अनुपयोगी उपग्रह, अंतरिक्ष से जुड़े ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े तथा एंटी सैटेलाइट वेपन्स ASAT से उत्पन्न मलबे शामिल होते हैं। इनके पृथ्वी की कक्षा व उसके वायुमंडल में पुनः प्रवेश का जोखिम बना रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी से 800 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर और लगभग 1400 किलोमीटर के निकट मलबे की सांद्रता अधिकतम होती है। ये मलबे निम्न भूकक्षा LEO में लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा अधिकांश मलबा कक्षा में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट, उपग्रह आदि के टुकड़े होने तथा मलबे के ही आपस में टकराने से उत्पन्न होता है। खबर में आगे बढ़ते हैं और अंतरिक्ष मलबे से जुड़े जोखिमों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। परिचालन संबंधी जोखिम। अंतरिक्ष मलबा सक्रिय अंतरिक्ष यान और उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकता है। गौरतलब है कि केसलर सिंड्रोम से जोखिम और भी बढ़ जाता है। आपको बता दें कि केसलर सिंड्रोम एक ऐसी परिघटना है जिसमें पृथ्वी की कक्षा में मलबों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उनके टकराव का विनाशकारी चक्र आरंभ हो जाता है। इसके तहत प्रत्येक टकराव से निर्मित अंतरिक्ष मलबे से आगे टकराव की संभावना बढ़ती जाती है। अगला जोखिम है अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन को खतरा। निम्न भूकक्षा में मलबे की गति की दर और मात्रा के कारण अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा अंतरिक्ष में उपग्रहों के रखरखाव की लागत में वृद्धि होती है, जिससे अंतरिक्ष एजेंसियों को अंतरिक्ष मलबे से उपग्रहों आदि को बचाने के लिए टकराव बचाव उपाय यानी CAMS करने पड़ते हैं। खबर के अंत में अंतरिक्ष मलबे से बचाव के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलों की बात करें, अंतर एजेंसी मलबा समन्वय समिति, इसे 1993 में गठित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष मलबा शमन दिशा निर्देश। ये दिशा निर्देश बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति यानी UNCOPUOS ने तैयार किए हैं। और अंत में जीरो डेब्री चार्टर, इस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। खबर के अंत में भारत में शुरू की गई पहले भी देख लेते हैं। 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। वर्ष 2022 में इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट यानी IS4OM की स्थापना की गई थी। यह टकराव के खतरे वाले ऑब्जेक्ट्स की लगातार निगरानी करने और अंतरिक्ष मलबों से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर यानी SSACC स्थापित किया गया है।
इसके साथ ही इसरो नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस NETRA प्रोजेक्ट के तहत नए रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप तैनात कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगली मुख्य खबर की तरफ। FATF ने सिंगापुर में आयोजित अपने पूर्ण अधिवेशन में भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट यानी MER को स्वीकार किया। इस अधिवेशन में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF ने जमैका और तुर्की को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। आपको बता दें, भारत को रेगुलर फॉलोअप श्रेणी में रखा गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इस श्रेणी में G20 के कुछ देश ही शामिल हैं। चलिए FATF के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 द्वारा की गई थी। इसे मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए 1989 में स्थापित किया गया था। भारत इसमें 2010 में 34वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराधियों द्वारा अपनी अवैध आय को छिपाने के लिए आपराधिक आय की प्रोसेसिंग है। इसमें 3 चरण शामिल होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में अवैध गतिविधियों से आय अर्जित करना और इस आय से अर्जित धन को वैध वित्तीय प्रणाली में लगाया जाता है। लेयरिंग में आय के स्रोत को छुपाने के लिए इस आय का अंतरण यानी ट्रांसफर किया जाता है और इंटीग्रेशन में ट्रांसफर किए गए धन का व्यय करने के लिए इसे धन शोधनकर्ता को वापस सौंपना होता है। भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण से निपटने के भारत के प्रयासों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करती है। आगे बढ़ते हैं और पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में लिखित भारत की प्रमुख उपलब्धियां जानते हैं। पहली है भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और संगठित अपराध से प्राप्त आय के शोधन सहित मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्त पोषण से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्त पोषण के जोखिमों को कम करने के लिए नकदी आधारित अर्थव्यवस्था की बजाय डिजिटल आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने हेतु भारत द्वारा प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नकदी लेन देन पर कठोर नियमों के साथ साथ JAM यानी जनधन, आधार, मोबाइल, ट्रिनिटी के कार्यान्वयन से वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेन देन में वृद्धि हुई है। इन उपायों ने लेन देन को पारदर्शी बना दिया है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्त पोषण संबंधी जोखिम कम हो गए हैं। अंत में रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। गैर वित्तीय क्षेत्रों में निवारक उपायों के पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन को मजबूत करना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित अभियोजन को शीघ्र निपटाना चाहिए। आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए गैर लाभकारी क्षेत्र जैसे NGO के दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। ये उपाय जोखिम को पहचानने की अप्रोच पर आधारित होने चाहिए। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के जरिए पहली बार रूस से कोयले से लदी ट्रेनें भारत की ओर रवाना हुई। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली बार रूस ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC की पूर्वी शाखा के जरिए कोयले से लदी 2 ट्रेनें भारत भेजी है। ये ट्रेनें कोयले को रूस के साइबेरिया से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह तक लाएंगी। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के बारे में बात करें तो यह 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है। यह हिंद महासागर में स्थित भारत के पश्चिमी पत्तनों को ईरान और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। इसका उद्देश्य इसके मार्ग में आने वाले देशों के बीच व्यापार और परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 2000 में ईरान, रूस और भारत ने की थी। गौरतलब है कि वर्तमान में 13 देश इससे जुड़े हुए हैं, जैसे अजरबैजान, आर्मेनिया आदि। बुल्गारिया एक पर्यवेक्षक देश के रूप में इससे जुड़ा हुआ है। इसमें 3 गलियारे शामिल हैं, मध्य, पश्चिमी और पूर्वी। INSTC भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए अब ये जान लेते हैं। यह मध्य एशिया से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही यह सुगम और अधिक किफायती परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है। यह स्वेज नहर व्यापार मार्ग का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि INSTC से होकर भारत से रूस पहुंचने में महज 25 दिन लगेंगे, जबकि स्वेज नहर मार्ग से 45 दिन लगते हैं। इसके अलावा माल ढुलाई लागत में भी 30% की कमी आएगी। यह ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
क्योंकि INSTC लाल सागर और होर्मुज जल डमरू मध्य जैसे खतरनाक समुद्री मार्गों से नहीं गुजरता है। साथ ही यह ऊर्जा संसाधन संपन्न मध्य एशिया, आर्कटिक, नॉर्डिक और बाल्टिक क्षेत्रों तक भारत की पहुंच सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा यह गलियारा चीन के नेतृत्व वाली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को भी प्रतिसंतुलित करता है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी मुख्य खबर की ओर। भारत में आयातित कोयले की हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई। कोयला मंत्रालय के अनुसार आयातित कोयले की हिस्सेदारी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR 2004-05 से 2013-14 में 13.94% थी। यह 2014-15 से 23-24 में कम होकर -2.29% रह गई है। ओपन जनरल लाइसेंस की बात करें तो इसके तहत उपभोक्ता अपनी वाणिज्यिक जरूरत के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं कोयले को स्वतंत्र रूप से आयात कर सकते हैं। खबर की शुरुआत में भारत में कोयला क्षेत्र के बारे में विस्तार से समझते हैं। भारत में विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। 2023-24 के दौरान कोयले का अखिल भारतीय उत्पादन 997.25 मीट्रिक टन था। यह मुख्य रूप से 2 भूवैज्ञानिक युगों यानी गोंडवाना और टर्शरी निक्षेपों के चट्टान अनुक्रमों में मिलता है। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिन प्रकार का है और यह गैर कोकिंग ग्रेड का है। 97% से अधिक कोयला भंडार दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की गेवरा कोयला खदान भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान है। आपको बता दें कि इससे पहले झरिया में सबसे बड़ी कोयला खदान थी। चलिए अब कोयला आयात कम करने के लिए किए गए उपाय जान लेते हैं। पहला है खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन। इसके तहत कैप्टिव खदानों को उनके वार्षिक अधिशेष उत्पादन का 50% तक बेचने की अनुमति दी गई है। किसी कंपनी को स्वयं के उपयोग के लिए प्रदान की गई खदान को कैप्टिव खदान कहते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI। वाणिज्यिक खनन के लिए 100% FDI की अनुमति दी गई है। कोयला क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो इसके तहत नई परियोजनाएं शुरू करना, मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार करना, निजी कंपनियों या PSUs को कोयला ब्लॉक्स की नीलामी करना आदि सम्मिलित है। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल का उद्देश्य कोयला क्षेत्र के विकास हेतु कोयला खदानों के परिचालन में तेजी लाना है। अंत में कोयला खनन से संबंधित चुनौतियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसमें से पहली चुनौती है भारत में उच्च श्रेणी के कोयले जैसे कोकिंग कोयला, एंथ्रेसाइट और कम राख वाला तापीय कोयला आदि की उपलब्धता नहीं है। दूसरी है विद्युत उत्पादन कार्य में संलग्न कंपनियों या डिस्कॉम्स द्वारा बकाया राशि सहित कोयले की मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है। साथ ही कोयला उत्पादक क्षेत्रों में बिना मौसम और लगातार वर्षा होना भी एक प्रमुख चुनौती है। चलिए बात कर लेते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है टोगो। इसकी राजधानी है लोमे। आपको बता दें हाल ही में भारत और टोगो ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। चलिए टोगो के बारे में समझने के लिए इसकी भौगोलिक अवस्थिति जानते हैं। यह देश पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। इसकी सीमाएं पश्चिम में घाना, पूर्व में बेनिन और उत्तर में बुर्किना फासो से लगती हैं। इसके दक्षिण में गिनी की खाड़ी स्थित है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर भूमि की एक संकरी पट्टी के रूप में मौजूद है। इसका उच्चतम बिंदु माउंट एगो है। इसकी प्रमुख नदियां ओटी नदी, मोनो नदी आदि हैं। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव होंगे। इस संधि का मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा प्रावधान है। इसका अर्थ है कि एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। भारत ने दक्षिण चीन सागर में यथास्थिति बदलने के लिए एक पक्षीय कार्रवाई पर चिंता जाहिर की है। दक्षिण चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर में सेमी एनक्लोज्ड समुद्र है। विश्व व्यापार संगठन WTO ने एड फॉर ट्रेड इन एक्शन सपोर्टिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें एड फॉर ट्रेड पहल का विश्लेषण किया गया है। केरल वन विभाग ने आक्रामक पादप सेन्ना स्पेक्टेबिलिस का उन्मूलन करने के लिए केरल पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड KPPL के साथ समझौता किया है। सेन्ना स्पेक्टेबिलिस से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व,
तथा उसमें शामिल वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और अन्य अभयारण्यों के वन्यजीव पर्यावास के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास के 29वें संस्करण का उद्घाटन समारोह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में आयोजित किया गया। इसका आयोजन हर 2 साल यानी द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। भारत भी इस अभ्यास में हिस्सा लेता है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने हेतु आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में 3 पहलों का शुभारंभ किया है। ये 3 पहले आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए वर्चुअल NQAS आकलन, भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों IPHS के लिए डैशबोर्ड तथा फूड वेंडर्स के लिए स्पॉट फूड लाइसेंस पहल है। हाल ही में कई कंपनियों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वॉशिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। AI वॉशिंग शब्द ग्रीन वॉशिंग से प्रेरित है। ग्रीन वॉशिंग के अंतर्गत कंपनियां अपनी अधिकांश गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने का प्रयास करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने AIPI डैशबोर्ड जारी किया है। इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है। भारत का स्थान 72वां है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्न उत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।